आज मैं सिर्फ टीचर नहीं हूँ, आज मैं पॉलिटिशियन हो चुकी हूँ और मैं उस दल को रिप्रेजेंट करती हूँ जो शासकीय दल है। मेरे कैंपस पे जाके और बच्चों से मिलने का मतलब है कि उनको और ज्यादा वो उग्र हो जाएंगे और फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये रोजगार के लिए जो योगी जी ने शुरू किया है इन्वेस्टमेंट ड्राइव, आप देखिए पहले 6 लाख करोड़ तो हम लोगों ने 2018 से 21 तक इकट्ठे किए और ये प्रयास हो रहा है कि लोकल लेवल पर भी इन्वेस्टमेंट को हम लोग खींचे। स्वरोजगार के प्रति जैसा आकर्षण आजकल युवाओं में बढ़ रहा है वो बहुत ही हम लोगों को एक कह दीजिए कि एक ढांढस बना रहा है। राजनीति में संवाद का स्तर गिरता है। अपनी बात जोरदारी से करिए, लेकिन अब शब्दों का प्रयोग वही करते हैं जिनके पास मैटर नहीं होता है। नमस्कार, मैं आशुतोष घोष और आप इस समय मुझको देख रहे हैं आप चर्चा टीवी पर। मैं इस समय प्रयागराज में हूं और प्रयागराज की जो एमपी है वो हमारे साथ में है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रीता बहुगुणा जी हैं। हम इनसे कुछ बात कर रहे हैं आज। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे थे, कुछ राजनीतिक विषयों से हम लोग माघ मेला भी देखने आए थे, बट आज मैम से कुछ मुलाकात हो रही है। मैम आपसे कुछ चीज़ों पे हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं। एक्चुअली आपका युवा जो है उत्तर प्रदेश का, और खासकर मैंने यहाँ के लोगों से बात की, यूनिवर्सिटी से जुड़े होने के कारण आपका बड़ा लोगों में एक लगाव रहा है यूथ में। बट अभी मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया था तो मैम वहाँ पे कुछ दिक्कतें चल रही हैं। लोग आपको चाहते हैं कि आप उनसे कुछ बात करें, जैसे कहाँ की कुछ मेरी उनसे संवाद है जी, और उनके संदर्भ में मेरा संवाद दिल्ली में अपने मंत्रालय से भी हुआ है जी। देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जी, तो इसका जितना भी है वो दिल्ली से ही गवर्न होता है जी। बच्चों की चिंताएं, हमने उन चिंताओं को भी रखा है, लेकिन देखिए अगर हिंसा करेंगे बच्चे तो हमारी भी शक्ति कमजोर हो जाती है। क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया था और हम ही लोगों की मेहनत है जिसकी वजह से एज ए टीचर, तब मैं ऐसे नेतागिरी में नहीं थी, लेकिन मैं प्रोफेसर के रूप में हम लोगों ने बड़े आंदोलन किए थे, तब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी। तो बच्चों की जो शिकायतें हैं वो संवाद से ही दूर होंगी। संवाद तो प्रशासन को करना है, रीता बहुगुणा को तो करना नहीं है। मैंने बहुत सारे पत्र लिखे हैं, केंद्र सरकार को मैंने पत्र लिखे हैं, वाइस चांसलर को। तो वीसी का काम है भाई। सन 1942 में भी आंदोलन होते थे और अंग्रेजों की सरकार थी, फिर भी वाइस चांसलर कितना प्रोएक्टिव रोल करते थे। तो जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में लोग, उनको बच्चों से जरूर चर्चा करनी चाहिए। ये मेरा बच्चे ये कह रहे हैं कि जैसे आपका भी नाम उन्होंने लिया कि मैम यहाँ की वो शिक्षिका भी रही हैं, हमने पढ़ाया भी है एज ए प्रोफेसर, स्टूडेंट भी रही हैं, बट कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। और गलत नहीं, वो गलत कह रहे हैं, जा रही हैं। नहीं वो गलत कह। देखिए दो बात समझिए, आज मैं सिर्फ टीचर नहीं हूँ, आज मैं पॉलिटिशियन हो चुकी हूँ और मैं उस दल को रिप्रेजेंट करती हूँ जो शासकीय दल है। मेरे कैंपस पे जाके और बच्चों से मिलने का मतलब है कि उनको और ज्यादा वो उग्र हो जाएंगे और फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं उनसे फोन पर भी संवाद में हूँ, लिखा पढ़ी से भी संवाद में हूँ, और मैं वो चाहते हैं मैं प्रैक्टिकली लीड करूं। तो हम लोगों का रोल अब डिफरेंट है। हम पार्लियामेंट में, मिनिस्ट्री में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से चर्चा कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। श्योर मैम, इस समय आप प्रयागराज में हैं और आप यहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, एमपी भी हैं। प्रयागराज में डेवलपमेंट को लेकर के मैं लोगों से यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ। लोग तो बहुत खुश हैं, बट रोजगार को लेकर के थोड़ा सा वो नाखुश हैं। ये रोजगार के लिए जो योगी जी ने शुरू किया है इन्वेस्टमेंट ड्राइव, आप देखिए पहले 6 लाख करोड़ तो हम लोगों ने 2018 से 21 तक इकट्ठे किए, लेकिन अब उसके बाद अब 10 से 17 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को यूपी में ट्रैक करने की बात हो रही है। अब रोड शोज विदेश में भी हुए, रोड शोज मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी हुए, अब रोड शोज हमारे 12 जो हमारे मंडल हैं, 17 में से 12 मंडलों में रोड शो होने जा रहे हैं। और ये प्रयास हो रहा है कि लोकल लेवल पर भी इन्वेस्टमेंट को हम लोग खींचे। तो अब आप देखा कल लखनऊ में रोड शो था, आज भी रोड शो है, उसके पहले शायद बरेली में किस जगह हुआ, लेकिन अब 15 को प्रयागराज में और उसके बाद 5-6 जगह और होते हुए ये करीब शायद 30 तारीख को या पहली तारीख को समाप्त होगा। आपके जो तो हमारे प्रयागराज में हमने ऑलरेडी बात करनी शुरू कर दी है कि कैसा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो प्रयागराज में नैनी है, नैनी की बहुत सारी पब्लिक सेक्टर्स बंद हो गई हैं। हमारे पास लैंड अवेलेबल है, बिल्कुल। हमारे पास मंशा हमारे मुख्यमंत्री की है। तो देखिए हम लोग अट्रैक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट को। मैम आपके जो फादर थे उन्होंने ही यहाँ पर बसाया था नैनी में सारी फैक्ट्रीज पर। 90s का जो आया दौर, उसके बाद सब कुछ उखड़ता चला गया। अभी आपको लगता नहीं है कि बहुत आपके लिए आसान है कि बहुत कठिन है? क्योंकि नैनी में लगभग आप जॉब्स लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि नहीं बहुत कठिन नहीं है। ये काफी सरल इसलिए है
क्योंकि देखिए करीब करीब 2200 एकड़ जमीन पड़ी हुई है Sure. प्रदेश सरकार की, Sure. जो उन्होंने केंद्र सरकार को पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लगाने के लिए दी थी। सार्वजनिक क्षेत्र में हमारी बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, बीपीसीएल बंद हो गई, त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स बंद हो गई, उसके बाद स्पिनिंग मिल बंद हो गई, कॉटन मिल बंद हो गई, उनकी सब जमीनें पड़ी हुई हैं। तो अगर थोड़ा सा भी प्रयास होगा और अगर हमारा जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, उद्योग विभाग, अगर उसकी मंशा हुई तो यहाँ इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है, इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और मैं भी अपना सुझाव 15 को दूंगी जिसके माध्यम से, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि स्वरोजगार के प्रति जैसा आकर्षण आजकल युवाओं में बढ़ रहा है, वो बहुत ही हम लोगों को एक कह दीजिए कि एक ढांढस बंधा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि युवा जो लोग नौकरी कर भी रहे हैं वो भी नौकरी छोड़कर अपना ही कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और ज्यादातर लोग अपना जो है वो आप जानते हैं कि आईटी के सेक्टर के माध्यम से, वो इंटरनेट के माध्यम से अपने सर्विसेज को डेवलप कर रहे हैं, एप्स डेवलप कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी, अभी आप जाइए नैनी में देखिए, 2 बच्चे हैं, उन्होंने अपना ऐप डेवलप किया, वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की इंफॉर्मेशन देने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी 30 लाख लोग पूरी दुनिया से उनके साथ जुड़े हुए हैं, 30 लाख, और वो इंफॉर्मेशन देते हैं। 2 ही बच्चे हैं और दोनों भी पढ़ रहे हैं, और उनका अपना जो 3 करोड़ पर एनम का, उनका 3 करोड़ पर मंथ का उनका टर्नओवर हो गया है। तो दीज काइंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज रियली वेरी इनकरेजिंग, और अच्छा लगता है। सब नहीं इसको कर सकते, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ रोजगार की आवश्यकता है। भाई नैनी को तो भोगना जी चाहते थे कि जमशेदपुर बने जी। और उस ओर हम लोग बढ़ भी गए थे, लेकिन अब अनेकों कारणों से वो नहीं हो पाया। लेकिन अब हमारी सरकार अगर का जो जैसा प्रयत्न कर रही है, शीघ्र यहाँ का जो इंडस्ट्रियल लाइफ है वो फिर से जागृत होगी। एक छोटी सी मैं आपसे, इस समय जो राजनीतिक जो एक परिवेश चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें बीते 2-3 दिनों में लगातार कुछ ट्विटर पे बड़ी अभद्र भाषाओं का उपयोग हुआ है। समाजवादी पार्टी ने भी किया है और बीजेपी ने भी किया है। आपको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति में बिलो द बेल्ट जाना चाहिए? बहुत राजनीति में संवाद का स्तर गिर रहा है बहुत। मैं देखिए 10 साल एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता रही। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और भी राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे थे, जब मंत्री भी हैं बड़े बड़े, सीतारमन जी थी और भी लोग थे, लेकिन कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं होता था। अपनी बात जोरदारी से करिए, लेकिन अपशब्दों का प्रयोग वही करते हैं जिनके पास मैटर नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती है, जो विषयों को तर्क के आधार पर समक्ष नहीं रख सकते। तो ये कहते हैं ना, खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाता है। तो राजनीति में डिस्कोर्स को डिसेंट होना चाहिए। अगर डिस्कोर्स, आप अपनी बात कहिए, शालीनता से भी सख्त बात कही जा सकती है, जो हम लोग करते आए हैं। मीनाक्षी जी थी, इतने लोग थे, हम लोग सब आपस में कटाक्ष करते थे, बात करते थे, पर कभी भी अभद्रता नहीं हुई। मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ, सभी पार्टियों को अपने जो उनके जो कार्यकर्ता हैं और जो उनके प्रवक्ता हैं, उनको सख्त निर्देश देना। कल एक्चुअली वो अखिलेश जी ने बहुत अजीब से आरोप लगा दिए योगी जी पर। अच्छा जी, एक्चुअली बीजेपी की तरफ से कुछ अभद्र भाषा का उपयोग हुआ, तो डिम्पल जी और उनके बच्चों पर भी हुआ था। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या राजनीति में एक तो व्यक्तिगत कटाव ये नहीं होना चाहिए। जी। मैंने बहुत बड़े नेता देखे, पिताजी को भी देखा, उनके पहले लगातार देख रही हूँ, अटल जी को भी देखा, आडवाणी जी को भी देखा, जवाहरलाल नेहरू को देखा, इंदिरा जी को देखा। ये लोग सैद्धांतिक बात करते थे, पार्टियों पे अटैक करते थे, पर व्यक्तिगत अटैक मैंने नहीं देखा। मुझे ऐसे लगता है कि कभी भी किसी के परिवार पर अटैक करना गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए, ना व्यक्ति पे होना चाहिए, ना उस पे होना चाहिए। अब कोई प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोल देता है, तो उधर से कोई राहुल गांधी भी बोल देता है, तो कोई ममता बनर्जी पे बोल देता है, तो कोई अखिलेश बोल देते हैं। तो ये सब बात बंद होनी चाहिए, और ऊपर से ही होगा। बड़े नेता अगर थोड़ा सा शालीनता से बात करें तो वर्कर भी शालीनता से। अभी आपने राहुल जी का भी नाम ले लिया है। राहुल जी इस समय 8 डिग्री के टेम्परेचर में हैं और हाफ टी शर्ट में, व्हाइट टी शर्ट में, बहुत नाम है उनका यहाँ पे। आपके यहाँ पे लोग उनका भी नाम ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव में कुछ असर आपके यहाँ भी दिखेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस लुप्त हो चुकी है, क्योंकि बस कार्यकर्ता नहीं है। ऐसी बात नहीं। जी। मैं कांग्रेस में रही हूँ, 25 साल रही, ऐसे समय पे रही जबकि मुझे मालूम था कि कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। जब आपके पास 20 विधायक भी नहीं थे, फिर भी मैं रही। तो मैंने देखा है कि यहाँ नेता तो बहुत हैं, कार्यकर्ता गायब हैं। और देखिए, सत्ता से 30 साल बाहर रहने के बाद कार्यकर्ताओं की संख्या कम हो ही जाती है, मनोबल गिर जाता है, संख्या कम हो जाती है। तो इनको तो भी बहुत समय लगेगा उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्थापित करने में। अभी हाल फिलहाल तो
5-10 साल में कोई भविष्य नहीं देखती कांग्रेस का यूपी में। मैम इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, अभी आपने बताया कि आप कांग्रेस में बहुत अरसे और आप बहुत बड़े अच्छे अच्छे पदों पर रही हैं। एक बेसिक्स लाइन में मैं आपसे बात करूं बीजेपी एंड कांग्रेस, क्योंकि दो ही ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक लाइन में मैं जानना चाहता हूं क्या फर्क है? क्या बीजेपी 24/7 काम करती है और डॉट जाने का काम होता है। इनके जो कार्यकर्ता हैं वो वैचारिक धरातल पे बहुत ही मजबूत हैं और भले ही वो आपस में कभी किसी बात के लिए संघर्ष कर लें, लेकिन जब पार्टी का नाम आता है तो सब एकजुट हो जाते हैं। तो इनका परिश्रम, इनका फोकस बहुत स्ट्रांग है, ये कांग्रेस में नहीं है। आखिरी सवाल लेंगे मैम, 2024 की तैयारी भी शुरू हो गई है, राहुल जी भी यात्रा कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी भी अन्य राज्यों में जो भी अभी इलेक्शन आने वाले हैं बहुत जोर से तैयारी हो रही है। प्रयागराज में आप किन चीज़ों को लेकर के आप बहुत इम्प्रूवमेंट में हैं आपकी, हम बहुत बेहतर करेंगे? नहीं, पिछले जब से योगी सरकार आई है, पिछले आप 6 सालों में इलाहाबाद की सूरत देखिए, प्रयागराज की सूरत बदल गई है। जिस प्रकार से मेले का आयोजन हुआ, जिस तरह से कुंभ हुआ और अब महाकुंभ होने जा रहा है, उसके अंतर्गत जिस तरह शहर का रेनोवेशन हुआ, सड़कों का इतनी चौड़ी और सुंदर सड़कें शायद ही उत्तर प्रदेश में किसी आप नगर में देखेंगे। फ्लाईओवर्स की भरमार लगी हुई, 1 दर्जन से ज्यादा फ्लाईओवर्स ROBs बने। उसके अलावा हमारा सीवेज का सिस्टम अच्छा हो रहा है। इसमें हमारा पूरे जो रेलवेज की यहाँ पर बहुत सारी यूनिट्स खड़ी हो गई हैं, सारी लाइंस का चौड़ीकरण हो गया है, सारी नहरों की सफाई हो चुकी है और जहाँ पर कभी पानी नहीं पहुँचता था सिंचाई का, वहाँ पहुँचने लगा है। और जो व्यापक योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, जो अनाज का वितरण हो रहा है, अथवा जो गैस का है या शौचालय का है या गृह घरों का है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि जो दलित और आदिवासी और हमारे जो SC शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज हैं, इतने बृहद स्तर पर उनको आवास का वितरण किया गया है। तो एक तो जनरल है कि भाई ये सरकार गरीब के साथ है, उसका ध्यान रखती है। और फिर प्रयागराज का जो विकास हुआ है 6 महीने में, उसको इट्स अनप्रेसिडेंटेड। अब यही है कि हम लोगों को यहाँ की कल्चरल लाइफ हमारी बहुत अच्छी, सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन बहुत अच्छा है, हमारी सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, हर तरफ से हम जो है वो जुड़े हुए हैं अपने क्या बोलते हैं NH के साथ, नेशनल हाईवेज के साथ। और अब आप देखिए गंगा एक्सप्रेसवे भी बनने जा रहा है, हिंदुस्तान का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे होगा, 45,000 करोड़ में बनने जा रहा है। तो इस तरह से हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, हमारे पास सुविधाएं बेहतर हो गई हैं, आज पावर की कमी नहीं है। बस अब इतना ही है कि हमको इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, उस पर हम सब मिलकर लगे हुए हैं। रोजगार की और व्यवस्था थोड़ी हो जाएगी तो ये कंप्लीट है, फिर यहाँ कोई कमी नहीं। बस एक बात है, यहाँ जो केंद्रीय कार्यालय हमारे मतलब प्रदेश के, उनको यहाँ से जाना नहीं चाहिए। पहले कभी कभी हो जाता है हाई कोर्ट शिफ्ट हो जाएगा, कभी कभी होता है हायर एजुकेशन का ऑफिस जा रहा है, माध्यमिक शिक्षा का जा रहा है, पुलिस का भी काफी ट्रांसफर हो गया। तो हमारी मुख्यमंत्री से यही अपील है कि देखिए प्रयागराज की अपनी एक महत्ता है और यहाँ के जो हमारी बौद्धिक जीवन ही हमारी सबसे बड़ी संपदा है। और अगर यहाँ से एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट ये सब निकल जाएगा तो हमारा बचेगा क्या? बिल्कुल। तो उसको हम लोग बचाने की कुल मिला के आप आश्वस्त हैं 2024 के लिए कि आप कोई कंपटीशन नहीं है, पूरा देश मन बना चुका है। असर नहीं करेगी उनकी अपनी इमेज के लिए, क्या करेगी मैं नहीं कह सकती, पर वोट पे तो असर नहीं पड़ेगा। ओके, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी हमारे यहाँ पे मुलाकात हो रही है, चलो देखें, मिलेंगे आपको नए एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ। शुक्रिया।